आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। एमसीयू की इस फर्स्ट मूवी में एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई है जो कि अपनी कमजोरियों को मात देकर एक पावरफुल हीरो बना। एंड ये सुपर हीरो मूवी हमें एंटरटेन तो करती है, लेकिन साइंस फिक्शन की होने की वजह से ये हमें काफी कंफ्यूज भी करती है। इसीलिए आज मैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखते हैं। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। सन 1934 में यूहान्स नाम का एक साइंटिस्ट हिटलर से मिला। हिटलर ने उस साइंटिस्ट को अपने साथ शामिल कर लिया ताकि वो अपने फौज के लिए हथियार बना सके। एंड हिटलर की पार्टी में रहकर स्मिथ ने हाइड्रा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। एंड हाइड्रा का काम था जर्मन आर्मी के लिए एडवांस वेपन बनाना। यूहान्स स्मिथ का साइंस के साथ साथ मैथोलॉजी एंड मैजिक में भी काफी इंटरेस्ट था। उसका मानना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनका गॉड यानी कि देवताओं ने भी इस्तेमाल किया है। अगर वो उन शक्तियों को हासिल कर ले तो वो आसानी से जंग जीत सकते हैं। मगर स्मिथ ये भी जानता था कि ऐसी शक्तियों को सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वो पहले खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। सन 1940 में स्मिथ ने इब्राहिम नाम के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया। डॉक्टर एस्किन जो कि जर्मनी का ही एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जो कि इंसान को फिजिकली मेंटली बहुत ही पावरफुल बना सकता था। कि वो सीरम परफेक्ट नहीं बन पाया था और स्मिथ ने वो सीरम उस साइंटिस्ट से छीन लिया, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। ताकतवर तो बन गया, बस उससे उसका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया। इस वजह से उसका एक नया नाम मिला, रेड स्कल, जो कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी का मेन विलन था। चेहरे को छुपाने के लिए स्मिथ ने एक मास्क लगाना शुरू कर दिया। स्मिथ ने नॉर्थ मायोलॉजी की स्टडी की। एक टेसरेक्ट ट्यूब के बारे में पता चला, जो एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है। इसने उसकी बहुत तलाश की और सन 1942 में उसे वो मिल ही गया, इन्फिनिटी स्टोन। 1943 में वर्ल्ड वॉर काफी जोरों से था। स्टीव रॉजर्स का नाम का एक लड़का मिलिट्री में भर्ती होना चाहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा पतला दुबला था। रॉजर्स बहुत ही बड़ा देशभक्त था, लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बीमार था। कमजोर होने के कारण स्टीव अपने टेस्ट में फेल हो गया था, बट फिर भी वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता था मिलिट्री में। ये उसने कई बार स्टीव रॉजर्स ने मिलिट्री में अपना टेस्ट देना जारी ही रखा। अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, तब डॉक्टर स्किरन ने उसकी सारी बातें सुन ली कि जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने स्टीव की देशभक्ति देखते हुए उसे पास कर दिया। पावर सीरम जिससे यूहान स्मिथ को पावर मिला था, अब वो पास हो चुका था। वो पावर वो करने लगा था। स्किन को एक ऐसी सोल्जर की तलाश थी जो कि उसका पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। स्टीव रॉजर्स की अच्छाई, ईमानदारी और हिम्मत को देखते हुए उसे वो सीरम दे दिया। जोला नामक एक साइंटिस्ट की वजह से एक ऐसी मशीन तैयार की को एनर्जी टेसरिक क्यूब की एनर्जी को स्टोर कर सके। उस मशीन में से काफी सारे खतरनाक वेपन बनाए। अपनी ब्रांच हाइड्रा को उसकी पार्टी से अलग कर लिया था, से ही बगावत शुरू कर दी। दुनिया में राज करना चाहता था। और जब हिटलर को पता चला कि डॉक्टर एरेस्किन न्यूयॉर्क में है, सुपर सोल्जर सीरम दे रहा है, डॉक्टर एरेस्किन को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। ने मिल के हावर्ड स्टार्क के साथ अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया था। और जब स्टीव की बॉडी में वो बीटा रेडिएशन तो इसका पूरा बदल गया। एंड स्टीव रोजर भी खत्म हो गई और वो उससे भी पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था।
हाइड्रा के आदमी ने डॉक्टर एरिस्टन को ही मार डाला। ये आदमी ने डॉक्टर एरिस्टन को मार डाला एंड एक आदमी ने वो सीरम लेके भाग गया। स्टीव को गलत, उस आदमी को पकड़ तो लिया, लेकिन उस आदमी ने पूछताछ के डर से खुद को सुसाइड कर लिया और वो सीरम का बोतल गिर के बर्बाद हो गया, बन चुका था। लेकिन यूएस मिलिट्री को एक नहीं बल्कि ऐसे कई सुपर सोल्जर की जरूरत थी। लेकिन डॉक्टर सीरम की ना होने की वजह से अब कोई भी और सुपर सोल्जर नहीं बन सकता था सिवाय एक कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में, जिसको मिलिट्री वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं ताकि साइंटिस्ट उसको दोबारा स्टडी करके वो सीरम फिर से बना सके। एंड जब तक नहीं बनता है तब तक स्टीव को एक नया काम दिया जाता है यूएस मिलिट्री की तरफ से, कैप्टन अमेरिका, एंड उसे वॉर बॉन्ड्स बेचने के लिए भी एक काम दिया जाता है ताकि वॉर के लिए पैसे इकट्ठा हो सके। स्टीव रॉक के नाम से एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुका था, लेकिन उसे इस काम में दिलचस्पी नहीं, वो तो मैं असली जंग लड़ना चाहता था। एक बार स्टीव जब एक शो में गया था तब उसे वहाँ पता चलता है कि उसका दोस्त बकी वो हाइड्रा के खिलाफ लड़ाई करने गया था, और तब से वो बकी और इसलिए हाइड्रा के एक खास अड्डे में अकेले ही चला जाता है। एंड स्टीव वहाँ बकी के साथ साथ अपने मिलिट्री के काफी सारे सोल्जर्स को भी छुड़ा के ले आता है। जब रेड स्कल अपने फौज को जो रोते देखता है तो वो खुद ही अपने अड्डे को पूरे बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि दुश्मन जानकारी ना मिल सके। एंड फिर रेड स्कल एंड आने भाग जाते हैं एंड स्टीव बाकी सारे सोल्जर्स को मिलिट्री बेस वापस ले आता है। एंड स्टीव को उसकी इस बहादुरी की वजह में शामिल करके कैप्टन बना दिया जाता है, मिलिट्री का कैप्टन। स्टीव हावर्ड स्टार्क से एक नया शील्ड लेकर एंड एक नई यूनिफॉर्म लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस सोल्जर्स की कई अड्डों को तबाह कर देता है। फिर 1945 को आनिम जोला के अड्डे का पता चलता है और कैप्टन उसे अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने चला जाता है। वो लोग जोला को पकड़ तो लेते, स्टीव का दोस्त बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। फिर जोला से रेड स्कल अमेरिका के कई बड़े शहरों में बम गिराने वाला है एंड इसीलिए स्टीव उसे रोका के इसे अपने टीम के साथ हाइड्रा के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। लेकिन रेड स्कल प्लेन में टेसरे क्यूब लेकर निकल जाता है एंड कैप्टन उसका पीछा करते हुए घुस जाता है। वहाँ पे जब उन दोनों में लड़ाई होती है। तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। एमसीयू की इस 5th मूवी में एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई है जो कि अपनी कमजोरियों को मात देकर एक पावरफुल हीरो बना। ये सुपर हीरो मूवी हमें एंटरटेन तो करती है, लेकिन साइंस फिक्शन होने की वजह से रेड स्कल के गायब होने के नीचे गिर जाता है और अब कैप्टन न्यूक्लियर बम में अकेले सवार था। उस प्लेन को शहर में उतार की था, इसलिए कैप्टन उस प्लेन आर्कटिक में लैंड करता है। वहाँ उस बर्फीली पहाड़ी में वो एंड बॉम्ब्स काम करना बंद कर। श्मिट नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ हिटलर से मिला। हिटलर ने श्मिट को अपने साथ शामिल कर लिया ताकि वो उसकी मदद से अपनी फौज के लिए हथियार। लेकिन स्टीव का कहीं पता नहीं चलता है। फिर 66 साल बाद यानी कि दुख में कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है। उस प्लेन के अंदर उस अमेरिका की जमी हुई बॉडी। पर कमाल की बात ये थी कि स्टीव अब सुपर सोल्जर से, और अगर वो उन शक्तियों को हासिल कर ले तो वो आसानी से जंग जीत सकते हैं। मगर श्मिट ये भी जानता था कि ऐसी शक्तियों को सिर्फ ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए वो पहले खुद को था और नहीं उसकी बॉडी डेड हुई थी और उसकी उम्र भी नहीं बढ़ी थी। शील्ड के लोग कैप्टन को संभालने की एंड सील स्टीव को ठीक हॉस्पिटल में रखते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट 1940 के जैसा था ताकि स्टीव को जब होश आए तब नहीं। लेकिन जैसे ही स्टीव को होश ताकतवर तो बन गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया
और इस वजह से उसे एक नया नाम मिला, रेड स्कल। अपने इस भयानक चेहरे को छुपाने के लिए श्मिट ने अपने असली चेहरे के जैसा ही एक मास्क लगाना शुरू कर दिया। फिर श्मिट ने नॉर्स माइथोलॉजी की स्टडी की, जिससे उसे टेसरेट क्यूब के बारे में पता चला। टेसरेट क्यूब जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है। श्मिट निक फ्यूरी स्टीव से बोलते हैं कि दुनिया खतरे में और हमें कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। एवेंजर्स की एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है। तो दोस्तों ये थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट मूवी हिंदी एक्सप्लेन। कैसी आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड इसके बाद में कैप्टन अमेरिका सोल्जर के बारे में भी, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बारे में भी फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यार हम अब बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका पार्ट 2 की, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बारे में। इस कहानी में भी कैप्टन अमेरिका के ही स्टीव रॉजर्स की ही कहानी को आगे बढ़ाया गया है। मूवी में भी आपको खतरनाक से खतरनाक एडवेंचर एंड फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की कहानी जो है वो सन 2014 में बेस्ड की गई है ये कहानी। स्टीव रॉजर जो कि कैप्टन अमेरिका है, वो कुछ साल पहले ही अपनी नींद से जागा था, जो कि इस दुनिया में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। 2014 बनाए रखने का काम कर रहा है। फील्ड के लोग न्यूयॉर्क हमले के बाद से अपने सिस्टम को और से और बेहतर बनाने की फिराक में लग गए थे। इसे बनाने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइड शुरू किया, जो कि जिन्होंने 3 बड़े हेली कैरियर्स को अपने बेड़े में शामिल किया, जो कि हथियारों से पूरी तरह लैस थे। कैरियर्स को आसमान में रखा जाने वाला था ताकि आतंकवादियों को अपना निशाना बना सके, ताकि मुसीबत आने से पहले मुसीबत को टाला जा सके। के डायरेक्टर निक फ्यूरी को इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि इनसे कुछ छुपाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में कुछ गलत हो रहा है। इस शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी शील्ड की खुफिया जानकारी लेने के लिए नताशा को काम पे लगाते हैं। बट ये काम इतना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट इनसाइड के सैटेलाइट्स एक समुद्री जहाज पे थे, जिसपे बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लगी हुई थी। निक फ्यूरी इस जहाज पर कुछ लुटेरों को भेजते हैं ताकि इन सब का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ चले जाए, बस उस फाइल्स को कॉपी कर सके। पता लगता है कि वहाँ पे कुछ चोरी होने वाली है, तो शील्ड कैप्टन अमेरिका और शील्ड के कुछ सोल्जर्स को वहाँ पे भेज देते हैं। ब्लैक विडो के अलावा किसी को ये नहीं मालूम था कि निक फ्यूरी ने उन लुटेरों को भेजा गया है वहाँ पे। और उसके बाद कैप्टन और शील्ड के सोल्जर्स उन लुटेरों से निपटते हैं और नताशा वो फाइल कॉपी करके ले आती है। जब वो फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल ओपन ही नहीं होती है। उसके बाद निक फ्यूरी को ये पता लग जाता है कि शील्ड में कुछ जरूर गड़बड़ चल रही है। फ्यूरी शील्ड के सीनियर डायरेक्टर अलेक्जेंडर के पास जाते हैं और प्रोजेक्ट इनसाइड को डिले करने के लिए कहते हैं। बाहर आते हैं तो रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें बहुत सारे हमले करने लगते हैं। उनके जो थे वो पुलिस के भेष में ही आए थे, जो है वो घायल हो जाते हैं और काफी सारे सोल्जर्स को भी संभाल लेते हैं। फिर विंटर सोल्जर नाम का एक हत्यारा आता है, जो कि कैप्टन अमेरिका का ही दोस्त बकी बांध रहता है, कि जो है निक फ्यूरी की कार को बम से ही उड़ा देते हैं। बट निक फ्यूरी जो है वहाँ से एक सुरंग बना के वहाँ से भाग जाते हैं। तो पता लग जाता है कि इन सब के पीछे शील्ड कहाँ थे, और इसी से वो छुप के कैप्टन अमेरिका के घर पे जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को बताते हैं कि शील्ड अब बुरा बन गया है। तभी वहाँ पे विंटर सोल्जर आ जाता है और निक फ्यूरी को गोली मार देता है। लगने के बाद निक फ्यूरी बेहोश होने से पहले कैप्टन अमेरिका को वो पेन ड्राइव दे देते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइड की सारी फाइलें रहती है। स्टीव रॉजर उसके बाद उस हत्यारे का पीछा करता है, बट वो हत्यारा भाग जाता है और फिर निक फ्यूरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसमें ही अपना दम तोड़ देते हैं। उसके बाद शील्ड के डायरेक्टर अलेक्जेंडर के स्टीव को अपने ऑफिस बुलाते हैं। ऐसे पूछता है कि फ्यूरी स्टीव के घर पे क्या कर रहा था, बट स्टीव उसे कुछ नहीं बताता है। फिर को स्टीव पे शक हो जाता है और वो जान जाता है कि निक फ्यूरी ने स्टीव को जरूर कुछ बताया है, और फिर शील्ड के एजेंट को स्टीव को मारने के लिए भेज दिया जाता है। उस सब से लिपट के वहां से भाग जाता है। उसके बाद शील्ड वाले कैप्टन अमेरिका को एक भगोड़ा घोषित करके उसके पीछे लग जाते हैं। फिर चलता है और
और उससे पूछता है कि निक फ्यूरी ने उसे वहाँ उस जहाज पे क्या क्या जानने के लिए भेजा था, एनएब में आखिर क्या है। उसके बाद नताशा को भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता है और नताशा और स्टीव वो दोनों मिलके पेन ड्राइव को चेक करते हैं। प्रोग्राम था जिससे नताशा ओपन नहीं कर पाती है, बट नताशा को ये पता लग जाता है कि उसे इस प्रोग्राम को कहाँ बनाया गया है। पर नताशा न्यू जर्सी जाती है उस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। नताशा को अड्डा मिलता है और वहाँ पे जाने के बाद नताशा उस पेन ड्राइव को एक कंप्यूटर में लगाती है तो वहाँ का सुपर कंप्यूटर ऑन हो जाता है। उस पेन ड्राइव लगाने के बाद उस बड़े से कंप्यूटर में नताशा को दिखता है कि उसमें एक बड़ा सा दिमाग है जो कि डॉक्टर जोला का था। एंड डॉक्टर जोला हाइड्रा का ही एक साइंटिस्ट था। इसके बारे में हमने पहले पार्ट में जाना था। एंड डॉक्टर जोल की रेड स्कल के लिए काम करता था। डॉक्टर अनिम जोला नताशा और स्टीव को ये बताता है कि रेड स्कल के जाने के बाद सील्ड वालों ने उसे जेल से निकाल कर अपने लिए काम पे रखा था, पर जोला अब भी खराब था, इसलिए वो सील्ड में रह के भी नए हाइड्रा को तैयार करता रहता है। एंड जोला वहाँ पे साथ भी शामिल कर लिया था। वो लोग काम तो सील्ड के लिए करते थे, लेकिन वो लोग अपना हाइड्रा का मकसद पूरा करने के लिए जोला का साथ दे रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने जोला का दिमाग आर्टिफिशियल उसके बाद जब जोला हाइड्रा वालों ने जोला का दिमाग एंड जब जो उसके दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने अपने पास रख लिया, लेकिन तो ज़्यादा होशियार था और हाइड्रा को उसकी ज़रूरत भी थी। जब रेड स्कल जिंदा था तब हाइड्रा वालों ने जबरदस्ती इंसानों पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। जब रेड स्कल जिंदा था तो हाइड्रा वालों ने जब रेड स्कल जिंदा था तब हाइड्रा जबरदस्ती इंसानों पर अपना हुकूमत रखना चाहता था, पर लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया और वो हाइड्रा जो है वो हार गई। और पर रेड स्कल के जाने के बाद ने अपना तरीका बदल दिया पर और अब ऐसे हालात पैदा कर लिए कि लोग उनके खुद गुलाम बनने लगे थे एंड जो भी उनके रास्ते मार देते थे। और अब हाइड्रा का नया जनरल था वह अलेक्जेंडर पीएस। एंड पीएस निक फ्यूरी उनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं तो पीएस ने निक फ्यूरी को ही मरवा दिया था, क्योंकि पीएस इनसाइड हाइड्रा का अब तक का सबसे बड़ा खास मिशन था। डॉक्टर जोला ने एक प्रोग्राम नताशा डॉक्टर जोला से ये जानना चाहते थे कि वो प्रोग्राम आखिर करता क्या है, पर जोला ने उन्हें कहा ताकि हाइड्रा वाले उन तक पहुंच सके। एंड तभी वहां पे एक मिसाइल आके गिरती है जिससे वो 10 जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन फिर स्टीव नताशा को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद फिर स्टीव और नताशा दोनों सब मिलकर एक अपने नए दोस्त सैम विल्सन के पास जाता है। सैम विल्सन जो कि पहले से एक मिलिट्री ऑफिसर था और फिर सैम विल्सन और फिर नताशा और स्टीव को अपने घर में ही छुपाता है। फिर ये तीनों मिलकर सील के एजेंट जेस्पर सिथरोड को किडनैप कर लेते हैं। स्टीव एंड सैम विल्सन सिथरोड से जोला के बारे में पूछते हैं, पर फिर जेस्पर सिंह हाइड्रा के खिलाफ है एंड कौन हाइड्रा के खिलाफ नहीं है। आज और भविष्य में इसमें जो कि बताता है हाइड्रा की और प्रोजेक्ट इनसाइड आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हाइड्रा अपनी खुद की सुरक्षा के लिए चलाना चाहता है और उन हेली कैरियर की मदद दुश्मनों को खत्म करना चाहता है। फिर स्टीव नताशा एंड से हेडक्वार्टर जाते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट फिर अलेक्जेंडर को ये पता लग जाता है नताशा ने सिटवल को किडनैप कर लिया है। फिर अलेक्जेंडर ने विंटर सोल्जर को उन्हें वहां पे मारने के लिए भेज देता है। विंटर सबसे पहले सिटवल को मार देता है क्योंकि उसने हाइड्रा की पोल खोल दी थी। फिर उसने अपनी टीम के साथ मिलकर स्टीव सैम नताशा को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान उस विंटर आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी वो विंटर सोल्जर कोई और सोल्जर नहीं बल्कि स्टीव स्मिथ का
और लड़ाई के दौरान का मास्क नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई हाइड्रा का सोल्जर नहीं, वो इस स्टीव का ही दोस्त बकी बांझ रहता है। स्टीव उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा विंटर सोल्जर को ये पता नहीं लगता कि ये उसका दोस्त स्टीव है। सन 1945 में एक मिशन के दौरान ट्रेन से बकी बांझ नीचे गिर जाता है और सबने ये मान लिया होता है कि बकी बांझ अब जिंदा नहीं है। बट बकी को हाइड्रा वालों ने बचा लिया था। ट्रेन से गिरने के बाद बकी का हाथ टूट जाता है और डॉक्टर जोला ने बकी को एक नया आर्टिफिशियल आर्मर्ड हाथ लगा देता है। उसके बाद हाइड्रा वालों ने बाहरी मेमोरी हटा के उसे एक सुपर सोल्जर बना दिया। हाइड्रा बकी से सारे गलत काम करवाते जा रहा है और पिछले 50 साल से हाइड्रा अपने जितने भी दुश्मन को है बकी के हाथों से मरवाते आ रहा है। और हर मिशन के बाद बकी को बर्फ में जमा की उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। स्टीव बकी को देखते ही तुरंत स्टीव को देख के नहीं पहचान पाता। उसके बाद हाइड्रा के सभी एजेंट वहां आ जाते हैं और स्टीव एंड उसके दोस्तों को पकड़ के एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं। उसके बाद सील की एजेंट मारिया हिल उन्हें दोस्तों को बचा के निकाल लेती है। फिर वो इन तीनों को निक फ्यूरी है और निक फ्यूरी ने सिर्फ मरने का नाटक किया था ताकि आप पीछा छोड़ दे। और मारिया हिल ने उन्हें एक खुफिया अड्डे पे सब मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने का प्लान बनाते हैं। निक फ्यूरी ने इन सब से निपटने के लिए टीम बनाई थी जिससे इन हैरी कैरियर को कंट्रोल किया जा सकता था। निक फ्यूरी इस उम्मीद में थे कि शील्ड को बचा लेंगे। स्टीव ये जानता है कि इस मिशन के दौरान इस तरह से खत्म हो जाएगा। फिर एक पुराने म्यूजियम में जाके अपना पुराना यूनिफॉर्म ले आता है और सैम अपना मिलिट्री का होता है और वो दोनों शील्ड के हेडक्वार्टर में जाते हैं। उसके बाद स्टीव एक ब्रॉडकास्ट से सबको ये बता देता है कि हाइड्रा ने शील्ड पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद शील्ड ईमानदार कैप्टन की बात मानकर हाइड्रा का विरोध करने लगते हैं। बट वहाँ हाइड्रा के लोगों की तादाद बहुत है, वो 3 हेलिकैरियर्स को लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद स्टीव एंड हेलिकैरियर में वो तीनों चिप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी विंटर सोल्जर यानी कि बकी जो कि कैप्टन उसते हैं उन्हें वो वहाँ पे आ जाता है और उन्हें वो चिप लगाने से रोकने लगता है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं जो कि स्पेशली हैरी कैरियर्स लॉन्च के लिए वहां आए थे। बट उन्हें वहां पे पीएस अलेक्जेंडर की असलियत रहता है और पीएस अलेक्जेंडर उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। बट ब्लैक विडो ने अपना रूप बदलकर काउंसिल की मेंबर ली थी एंड इसीलिए वो बाकी लोगों को भी बचा लेती है। उसके बाद ब्लैक विडो कंप्यूटर से हाइड्रा की सारी सीक्रेट फाइल इंटरनेट पे अपलोड करना स्टार्ट कर देती है ताकि दुनिया वालों को हाइड्रा की असलियत का पता चले। लेकिन इस काम के लिए शील्ड के 2 सीनियर ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। निक फ्यूरी आ जाते हैं और निक फ्यूरी खुद का और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट को देख के उस सिस्टम को कंप्यूटर को अनलॉक कर देते हैं। शील्ड और हाइड्रा की सारी खुफिया जानकारी इंटरनेट ही है। इसके बाद पीएस अलेक्जेंडर गुस्से में आकर काउंसिल के सभी और वो नताशा के सहारे वहां से भागने का कोशिश, बट तभी निक फ्यूरी उसे भी मार देता है। उधर सैम और ने 2 हेलिकैरियर में चिप लगा देती है, बट तीसरे में लगाने में उन्हें बहुत सी परेशानी आ जाती है। तभी बकी वहां आकर सैम का सूट तोड़ देता है और बकी स्टीव को भी चिप लगाने से रोकता। और उधर हाइड्रा के लोग जोला के प्रोग्राम के जरिए काफी लोगों को अपना निशाना बना देते हैं और वो सबको मारने ही वाले थे। और तभी कैप्टन वो आखिरी चिप और तभी उन तीनों हेलिकैरियर का कंट्रोल मारिया हिल के हाथों में आ जाता है और मारिया हिल उन तीनों हेलिकैरियर्स को खुद एक दूसरा बना देती है और फायर कर देती है, जिनसे उन हेलिकैरियर आपस में ही तबाह हो जाते हैं। और वो तीनों हेलिकैरियर आसमान से गिरते गिरते हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देते हैं।
निक फ्यूरी और बाकी के लोग वहां से निकल जाते हैं, बट स्टीव और बकी उस हेली कैरियर में ही फंसे रह जाते हैं और वो हेली कैरियर पानी में डूब जाता है। बकी अभी भी अपने मिशन पे ही रहता है और स्टीव वो अपने दोस्त पे हाथ नहीं उठाता है और स्टीव पानी में गिर के बेहोश हो जाता है और बकी उसे अपने हाथ से उठा के बाहर ले आता है। और बकी को उसके स्टीव की बातों से वो उसका पुराना ही दोस्त है और बकी स्टीव को वहां से बचा के वहां से निकल आता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद और अब पुलिस वाले हाइड्रा के एजेंट को एक एक करके पकड़ना शुरू कर देते हैं और अब निक फ्यूरी अपने मौत की आड़ में गुमनामी कर लेता है और बचे हुए हाइड्रा के लोगों को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। अब ब्लैक विडो ने हाइड्रा और शील्ड के सारे हुए थे, इसलिए सरकार उनसे सवाल पूछने लगती है और फिर ब्लैक विडो को अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि वेंजर्स की जरूरत थी। और इधर स्टीव सैम के साथ मिलकर बकी को ढूंढने निकल जाता है। स्टीव को ये यकीन रहता है कि उसे उसके दोस्त को ढूंढ वापस ला सकता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें हाइड्रा का एक एजेंट नजर आता है जो कि सुकोविया देश में हाइड्रा के लिए ही काम कर रहा था। स्ट्रकर के पास लोकी की वो जादू छड़ी थी जो कि उसे शील्ड से ही मिली थी। वो पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे काफी लोग मर चुके थे और इस एक्सपेरिमेंट में 2 जुड़वा भाई बहन जिंदा बच जाते हैं। उन छड़ी की माइंड स्टोन की मदद से उन दोनों जुड़वा भाई बहन को कुछ खास शक्तियां मिल जाती है। दोनों भाई बहन को एवेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी नजर आता है जो कि अपने वजूद के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो दोस्तों ये थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की कहानी। इसके बाद आइए देखते हैं पार्ट 3 में क्या होता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बारे में। तो एमसीयू की इस 13 मूवी में सुपर हीरो से उनकी आज़ादी छीन ली जाती है जिसका फायदा उठाकर एक दुश्मन एवेंजर्स को आपस में ही लड़वा देता है। कैप्टन अमेरिका की ये तीसरी मूवी बढ़िया ही नहीं बल्कि अपने जॉनरा में भी बेमिसाल है। बट ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और कई लोगों को तो ये मूवी समझ भी नहीं आई है। इसीलिए आज मैं ये मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैप्टन अमेरिका की ये मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद की है। हाइड्रा एंड शील्ड के तबाह होने के बाद एवेंजर्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनके काम कर रहे थे। 2016 में कैप्टन अमेरिका को ब्रॉक ओमलो के बारे में पता चलता है। ब्रॉक ओमलो जो कि हाइड्रा का ही एक एजेंट रहता है। ब्रॉक ओमलो एक इंडिपेंडेंट क्रिमिनल बन चुका था जो कि जगह जगह पर चोरी और क्राइम करता था। जब कैप्टन को रमलो की खबर मिली तो कैप्टन ने रमलो की खबर रखना स्टार्ट कर दिया। रमलो को स्टीव रोजर से नफरत हो गई थी क्योंकि उसने हाइड्रा को तबाह कर दिया था। इसकी वजह से रमलो की बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई, जख्मी हो गई थी और उसकी वजह से उसने एक कसम खाया था कि जब कैप्टन अमेरिका जब भी उसके रास्ते में आएगा तब वो उसे खत्म कर देगा। 2016 में रमलो कुछ और लोगों के साथ मिलकर नाइजीरिया के लेगोस शहर में जाता है एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने के लिए। उसका पीछा करते हुए कैप्टन अमेरिका भी वहां पहुंच जाता है। लोगों वेपन चुरा के वहां से भागने लगता है, तब कैप्टन उसका रास्ता रोक लेता है। रमलो कैप्टन को मारने की कोशिश करता है बट रमलो हार जाता है। रमलो स्टीव का ध्यान भटकाने के लिए बकी का नाम लेता है और अपने जैकेट में लगे हुए बम को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है ताकि उस ब्लास्ट से स्टीव भी मारा जाए। तभी वांडा विजन अपने पावर से उस ब्लास्ट को रोक लेती है और तभी वांडा अपने पावर से ब्लास्ट को रोक लेती है और कैप्टन की जान बचा लेती है।
सुपर वांडा जब गमलों को आसमान में छोड़ने की कोशिश करती है और उसका कंट्रोल खो जाता है, तब आसमान में बॉम्ब फट जाता है। फिर कई लोग मारे जाते हैं। फटने के बाद उस बगल में एक बिल्डिंग आता है और बिल्डिंग के आसपास बॉम्ब फटने से बिल्डिंग में भी तबाही हो जाती है। उस बिल्डिंग में भी वाकांडा के 11 लोग मौजूद होते हैं और उन 11 लोगों की मौत हो जाती है और उनकी मौत से वाकांडा के राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। इसी दुनिया में इस विषय में चर्चा होने लगती है और काफ़ी लोग और सारे लोग एवेंजर से गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एवेंजर्स किसी भी देश में घुस के अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए यूएस गवर्नमेंट के जनरल ने रॉस एक कानून बनाते हैं, नाम था सोकोविया एकॉर्ड्स। सेक्रेटरी ना था कि भले ही दुनिया को एवेंजर ने बचाया है, बट एवेंजर की वजह से दुनिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही थी और एवेंजर्स की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उन कानून बनाया कि एवेंजर्स की कोई भी टीम अब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें के लिए काम करना होगा। और इस सुपर हीरो ने अपनी मर्जी से अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कानून को यूनाइटेड नेशन के 117 देशों ने मंजूर कर लिया गया था। ये एवेंजर्स के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो रिटायर हो जाना या फिर सरकार की बात मानना। स्कॉट्स की अपनी अपनी राय थी, कोई इसके पक्ष में था तो कोई इसके खिलाफ था। ये मंजूर नहीं था। स्टीव का मानना था कि सरकार अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उस समझौते को साइन करने के लिए तैयार नहीं था। और टोनी स्टार्क इस कानून के पक्ष में था, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले एक औरत ने बताया था कि सुपर हीरो को लगाम की जरूरत है, वरना ऐसे ही मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। जैसे एवेंजर्स की 2 टीमों में बंटने लगती है। एक टीम स्टीव के साथ रहती है और एक टीम टोनी के साथ रहती है। एक नया दुश्मन आता है जिसका नाम था हेलमेट जीमो, जो कि मिलिट्री का कमांडर था। जब सोकोविया में एवेंजर्स की लड़ाई हो रही थी, तब जीमो अपने मिलिट्री के साथ वहां पे लड़ने गया था। उसी दौरान उसकी टीम में जीमो का पूरा परिवार मारा गया था। जीमो ये जानता था कि अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने बनाया है और अल्ट्रॉन और एवेंजर्स की वजह से ही सोकोविया देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसी में उसके घर वाले भी मारे गए। इसीलिए जीमो ने तब से एवेंजर्स को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था, मगर वो जानता था कि एवेंजर्स को हराना नामुमकिन है, इसीलिए वो आपस में लड़वाना चाहता था। उसके बाद उन्होंने एवेंजर्स की टीम के ऊपर स्टडी करना चालू कर दिया था और ऐसे ही एक दिन स्टडी करते करते जीमो को ब्लैक विडो की वो फाइल अपलोड की गई, फाइल जिसके बारे में हाइड्रा और शील्ड के बारे में सारा कुछ अपलोड किया गया था और एवेंजर्स के लिए उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं थी। जीमो ने पूरे इन फाइल्स को अच्छे से पढ़ा और समझा, जिससे जीमो को हाइड्रा के 1991 में एक मिशन का पता चला। 16 दिसंबर 1991 को हुआ वो मिशन विंटर सोल्जर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। सुपर सोल्जर्स बनाए थे। उस मिशन में बकी बांडा, जो कि कैप्टन अमेरिका का दोस्त था, जीमो को ये मालूम कि माँ बाप भी 16 दिसंबर 1991 को ही मरे थे। टोनी के पिता एक एजेंट थे जो कि उस वक्त सुपर पे काम कर रहे थे। इसीलिए जीमो को हावर्ड स्टार्क की मौत के पीछे हाइड्रा का ही हाथ है, क्योंकि बकी भी उसमें साया कि बकी ने ही हावर्ड स्टार्क को मारा है। और अगर ये बात सच निकलती है तो जीमो के लिए ये बात बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि जीमो ये जान गया था कि स्टीव रॉजर और बकी बांच बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और अगर बकी टोनी के माँ बाप का
कातिल बन जाए, साबित हो जाए, तो टोनी उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और स्टीव अपने दोस्त आने की कोशिश करेगा। दुश्मनी हो जाएगी और अगर एवेंजर्स की दोनों लीडर ही अपने आपस में लड़ने लगे तो एवेंजर्स की टीम बर्बाद हो जाएगी। और अब ज़ीमो को बकी के खिलाफ एक पक्का सबूत चाहिए था जिसे वो टोनी के सामने पेश कर सके। हाइड्रा की उस फाइल से ज़ीमो को एसडी कार्पोस उस एजेंट के होता है जो 1990 सोल्जर प्रोग्राम को संभाल रहा था। वेसेली प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बता सकता था। एंड ज़ीमो उसकी तलाश करते हुए क्लीवलैंड में उसके घर पे पहुंच जाता है। वहां ज़ीमो उसे पकड़ के वहीं उसके घर पे ही बांध देता है। फिर ज़ीमो जब उससे पूछताछ करता है तो वेसेली अपना मुंह नहीं खोलता है। फिर ज़ीमो उसके घर की तलाशी लेता है। फिर ज़ीमो को उसके घर से हाइड्रा की कुछ फाइल्स मिल जाती है। उसमें उसे एक किताब मिलती है जिसमें उसे सोल्जर प्रोग्राम की सारी जानकारी थी। उस बुक को समझना बहुत डायरेक्ट इसीलिए ज़ीमो उस एजेंट से ये डायरेक्ट चाहता था कि 16 दिसंबर 1991 के दिन आखिर हुआ क्या था। बट वेसेली अब भी हाइड्रा का वफादार था और वो उस मिशन के बारे में पता था। इसीलिए ज़ीमो उसे मार डालता है। तभी ज़ीमो को झिलकता है और उसे पता चलता है कि हाइड्रा ने सभी सुपर सोल्जर का ब्रेन वॉश करके उसने एक अपना प्रोग्राम डाला है और हर सोल्जर को काबू करने का एक तरीका है। जैसे कि बकी बांध के सामने अगर कुछ रसियन वर्ड बोल दिए जाए तो बकी बांध उस रसियन वर्ड बोलने वाले का गुलाम बन जाएगा। ये जानकारी मिलते ही ज़ीमो बकी की तलाश शुरू कर देता है ताकि वो बकी को काबू करके उससे उस मिशन के बारे में जान सके। ज़ीमो को ये मालूम था कि बंदा है और उसके दिमाग में वो अभी हाइड्रा का प्रोग्राम भी है। बकी अभी कहाँ पर है ये उसे मालूम नहीं और किड को ढूंढने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। उसी टाइम पर सुकोविया अकॉर्ड्स को भी फाइनल किया जाने वाला और वियना में उसकी एक मीटिंग हुई जहाँ पर वकांडा के राजा टकाचा और नाभी आए थे। जिस बिल्डिंग में वो मीटिंग चल रही थी उसी बाहर ज़ीमो एक बम ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण वकांडा के राजा की मौत हो जाती है। ज़ीमो वो बम लगाते वक्त बकी का ही वेश रहता है ताकि दुनिया को पता चले कि बकी ने ये सब कुछ किया है। और जब बकी पुलिस की पकड़ में आ जाएगा तब ज़ीमो बकी तक पहुंचकर अपना काम कर लेगा। उस धमाके के बाद पुलिस, FBI, CIA सभी बकी के पीछे लग जाते हैं और उन्हें बकी की लोकेशन भी पता चल जाती है। शेरन कार्टर जो कि सील की एक एजेंट थी अब CIA में काम कर रही है। उसे जब बकी की लोकेशन का पता चलता है तो वो स्टीव और सैम को इस बारे में बता देती है और कैप्टन को ये मालूम था कि पुलिस बकी को किसी भी हालत में पकड़ेंगे। इसीलिए कैप्टन बकी को बचाने के लिए सैम बिग्योरेस्ट में सैम के साथ बकी के घर पहुंच जाता है। वहां कैप्टन और फैल्कन मिलते हैं। बकी वहां से भागने लगता है तभी टचाला ब्लैक पैंथर का सूट पहन के वहां आ जाता है। ज़ीमो के फैलाए झूठ की वजह से टचाला को ये लगता है कि बकी ने ही उसके पापा को मारा है। इसीलिए ब्लैक पैंथर बकी का जानी दुश्मन बन जाता है। टिचाला के पिता टकाला जो कि ब्लैक पैंथर वकांडा के राजा थे, उनके मरने के बाद टिचाला अपने पिता की जगह पे ले लिए थे। इसीलिए ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट पहन के वहाँ आ जाता है और टिचाला बकी को मारना चाहता है। पुलिस वाले बकी को पकड़ना चाहते हैं और टिचाला बकी को मारना चाहता है। अब कैप्टन और फैल्कन बकी को ही बचाने में लगे थे। इससे पूरे शहर में काफ़ी भगदड़ मच जाती है और आखिर में रोडी यानी वॉर मशीन वहाँ पे आके उन सबको रोक देता है। बकी को तो मुजरिम होने की वजह से पकड़ ही लिया जाता है बट स्टीव
ब्लैक पैंथर और फैल्कन को भी कानून तोड़ने की वजह से पकड़ लिया जाता है। फिर उन चारों को बर्लिन के एक पुलिस हेडक्वार्टर में ले जहाँ पे स्टीव, सैम और टिचाला लिया जाता है। वहाँ पर टोनी और नताशा भी आए थे और वो स्टीव को समझाने की कोशिश में लगे थे कि स्टीव भी उस समझौते पर साइन कर दे, पर स्टीव और सैम दोनों ही इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ जिमो का बकी को पकड़वाने वाला प्लान कामयाब हो गया था। अब जिमो को किसी तरह बकी तक पहुंचना था और उधर बकी के गिरफ्तार होते ही बर्लिन पुलिस ने उसके दिमाग को रिसर्च करने के लिए एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया था। और ये बात जैसे ही जिमो को पता चली तो उसने उस साइकाइट्रिस्ट से मिलकर बकी को किडनैप कर लिया। फिर उस जिमो ने उस डॉक्टर को पहचान को लेके उस डॉक्टर की जगह खुद बकी से मिलने चला गया था। हालांकि बकी और उस साइकाइट्रिस्ट की मीटिंग तो अकेले में होने वाली, पर जिमो ये जानता था कि उसके चारों ओर कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बकी से वो अपनी असली पूछताछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिमो उस हेडक्वार्टर में जाने से पहले एक इलेन को शहर की पावर स्टेशन पर भिजवा दिया था ताकि उससे पूरे शहर की लाइट चली जाए और उस पुलिस हेडक्वार्टर का कैमरा पूरी तरह से बंद हो जाए। फिर जिमो जैसे ही बकी से मिलने जाता है तो पहले वो नॉर्मली बात करता है, फिर वो जब बॉम्ब डिलीवर होता है तब वो जिमो के सामने विंटर सोल्जर प्रोग्राम वाली बुक निकालकर वो वर्ड्स को बोलने लगता है जिससे कि बकी को काबू कर दिया जा सके। बकी को यह मालूम था कि जो भी उसे काबू करता है वो अक्सर उसे, जैसे ही जिमो उस वर्ड्स को बोलने लगता है वैसे ही तोड़ के बाहर आने लगता है ताकि बकी उसके काबू में ना आ पाए। पर जिमो ने अपना पूरा काम कर दिया था, इसलिए बकी अब जिमो के कंट्रोल में आ गया था। फिर जिमो उसे 16 दिसंबर 1991 के मिशन के बारे में पूछता है। तब बकी उसे बताता है उस दिन हाइड्रा ने उसे सुपर सोल्जर सीरम चुराने के लिए भेजा था और वो सीरम चुराने के बाद उसने हावर्ड और उसकी बीवी मारिया को मार दिया था। फिर हाइड्रा ने उस सीरम से अपने 5 हथियारों को सुपर बनाया और वो 5 लोग बकी से भी ज्यादा सुपर पावर बन गए थे की वजह से वो हाइड्रा के कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए हाइड्रा ने उन्हें बर्फ में जमा दिया था, इस उम्मीद से कि हाइड्रा कभी न कभी उसे काबू कर। फिर हाइड्रा ने उन सुपर सोल्जर को कभी बर्फ से निकाला ही नहीं। वो आज तक हाइड्रा की उस बेस में जिंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं। जिमो बकी से ये जान लेता है कि हाइड्रा की वो जगह कौन सी जगह पे स्थित है। वहीं से वो सबूत मिल सकता था कि बकी ने ही टोनी स्टार्क के माँ बाप को मारा है। इसके अलावा जिमो को खास शक्ति वाले लोग जैसे कि सुपर सोल्जर और सुपर हीरो लोग से नफरत थी, क्योंकि जिमो उन्हें दुनिया के लिए खतरा मानता था। इसलिए जिमो हाइड्रा के उन सभी सुपर सोल्जर को मारने का फैसला कर लेता है। जिमो बकी से बोलता है कि वो वहाँ पे बाकी सारे सुपर सोल्जर से भाग जाए ताकि सबको ये लगे कि बकी ने ही वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इसीलिए वो वहां से भाग गया। उन दोनों को मारना शुरू करता है और उतनी देर में जिमो वहां से भाग जाता है। फिर बकी भी वहां से लड़के उन सब से हेलीकॉप्टर में बच के भागना चाहता है, पर स्टीव उसे रोक लेता है और वो दोनों उस हेलीकॉप्टर के साथ एक नदी में गिर जाते हैं, जिससे बकी बेहोश हो जाता है। तब स्टीव और सैम उसे पकड़ लेते हैं और वो बकी का हाथ एक मशीन में फंसा देते हैं ताकि बकी उन्हें मार ना पाए। फिर जब बकी होश में आता है तब उसकी आती है।
उसके बाद वो डॉक्टर स्टीव एंड सैम से ये हम जानना चाहता है कि जीमो उससे क्या चाहता था। कि इसके बाद विंटर सोल्जर कैप्टन अमेरिका एंड सैम से ये बोलता है कि डॉक्टर जीमो उससे ये जानना चाहता था कि बाकी के और विंटर सोल्जर कहाँ पे हैं। एंड बकी, सैम और विंटर सोल्जर को ये नहीं पता था कि जीमो का असली प्लान क्या है, इसलिए वो ये मान लेते हैं कि जीमो उन विंटर सोल्जर के जरिए आतंक फैलाना चाहता है। एंड इसीलिए वो साइबेरिया में हाइबरा के उस अड्डे पे जाने का फैसला करते हैं ताकि वो जीमो एंड उस सोल्जर को रोक सके। पर इन्हें ये डर लगता है कि वहां जाके इन्हें उन विंटर सोल्जर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये लोग कुछ और सुपर हीरो को भी अपने साथ वहां ले जाने का फैसला करते हैं। फिर स्टीव और सैम उन एवेंजर्स को अपने साथ शामिल करते हैं जो स्कोविया अकॉर्ड्स में पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो लोग उन कानून का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग उस कानून का साथ दे रहे हैं, जो लोग उन कानून का पालन कर रहे हैं, वो उनका साथ नहीं दे पाएंगे। एंड सबसे पहले स्टीव हॉकाई से बात करता है। हालांकि हॉकाई ने रिटायरमेंट ले लिया था, पर फिर भी वो कैप्टन का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। एंड इसके बाद हॉकाई एवेंजर्स के हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पे टोनी ने पहले ही वांडा को किडनैप करके रखा हुआ है, ना जाए देख रेख कर रहा था। इसके बाद फिर वहाँ पे क्लिंट आ जाता है और विजन का ध्यान भटका कर वांडा को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो लोग को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। फिर वांडा अपने शक्ति से विजन को भी हरा देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो स्कॉटलैंड की याद आती है, जो कि एंटमैन है, जिससे वो कुछ ही महीनों पहले मिला था। और स्कॉट भी कैप्टन अमेरिका की टीम में शामिल हो जाता है और टीम भी अब बन चुकी थी। बट अभी भी स्टीव और सैम के जो हथियार थे वो अभी भी बर्लिन के पुलिस के पास ही थी। उसके बाद सैरन कार्टर, जो कि स्टीव की दोस्त थी, वो उसके बाद वो सैम और कैप्टन अमेरिका के हथियार उन्हें वापस लाकर दे देती है। और इसकी वजह से सैरन भी एक हथियारी बन जाती है पुलिस की नजरों में, और उसे भी अब पुलिस से बच के भागना पड़ता है। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ साइबेरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी को ये पता चल जाता है कि स्टीव ने कुछ हीरो से मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाई है, और टोनी को ये लगता है कि स्टीव बकी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। स्टीव की टीम को पकड़ने के लिए आर्मी को वहां पे भेज देते हैं, लेकिन फिर टोनी उनसे परमिशन मांग के खुद वहां पे जाने का फैसला करता है। फिर भी उनकी भी टीम बहुत कम होती है। फिर उसके बाद नताशा जो है ब्लैक पैंथर को अपने साथ आने के लिए बोलती है। उसके बाद टोनी न्यूयॉर्क का एक लड़का पीटर पार्कर से मिलने जाता है, जो कि हमारा स्पाइडरमैन होता है। पीटर अपनी पावर से लोगों की मदद कर रहा था, और टोनी जो है अपना आयरन मैन, वो उस पर नजर रख रहा था। फिर टोनी जो है पीटर को अपने मिशन के बारे में बताता है, और वो जिसके लिए पीटर तुरंत ही टोनी स्टार्क के साथ आने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद लेकर जाता है, और वहाँ पे टोनी स्टार्क पीटर को एक एडवांस स्पाइडर सूट भी देता है, और उधर साइबेरिया जाने के लिए निकल ही रहा था। और तभी टोनी अपने टीम के साथ वहाँ पे आ जाता है, और फिर टोनी स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब कर देता है पूरी तरह से। स्टीव यहाँ पे टोनी को जीमो और विंटर सोल्जर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और फिर टोनी स्टीव और उसके दोस्तों को सरेंडर करने के लिए बोलता है, और तब उन दोनों की टीम में जोरदार की लड़ाई शुरुआत हो जाती है।
स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, इसलिए वो टोनी का क्वीन जेट लेके वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उनकी लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर स्टीव और उनकी टीम ये डिसाइड करती है कि वो उनकी टोनी की टीम को उलझा के रखेंगे ताकि बकी और कैप्टन साइबेरिया पहुंच जाए। और तब एंटमैन खुद को बहुत बड़ा बनाकर सबका ध्यान भटकाता है, तक पहुंच जाते हैं। और तभी ब्लैक विडो उनके रास्ते में आ जाती है, लेकिन तब तक नताशा को कोई एक वजह जरूर है, और इसीलिए नताशा फिर टचाला को रोक के स्टीव और बकी को वहां से जाने दे देती है। फिर टोनी और रोडी उस जेट का पीछा करने लगते हैं। और फिर टोनी और रोडी उस जेट का पीछा करने लगते हैं और सैम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है, इसलिए विजन अपने लेजर बीम से हमला करता है और गलती से वो लेजर रोडी के सूट पे लग जाती है, जिससे उसका रोडी का सूट खराब हो जाता है और रोडी नीचे गिरने लगता है। और फिर गिरने के बाद रोडी की जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। उसके बाद वे साथी सैम, वांडा एंड क्लिंट को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें राफ्ट नाम के एक अंडर वाटर जेल में कैद कर दिया जाता है। एंड फिर नताशा पुलिस से बच के वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जीमो साइबेरिया पहुंच जाता है, उसे ये खबर भी लग जाता है कि बकी एंड स्टीव वहां से भी भाग गए हैं। जीमो को ये मालूम होता है कि वो दोनों साइबेरिया ही आने वाले हैं, पर वो चाहता था कि बाकी की एवेंजर्स भी वहां पे ही पहुंच जाए ताकि वो सबके सामने बकी की सच का खुलासा कर सके। इसीलिए जीमो बर्लिन की उस होटल में कॉल करता है जहां उसने डॉक्टर बूसार्ड यानी उस असली साइकाइट्रिस्ट की लाश छुपाई थी, ताकि होटल वाले जब उस कमरे में जाए डॉक्टर बूसार्ड की वो लाश मिल जाए और फिर ये खबर पूरे शहर में फैल जाए। लाश की जांच करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि ये लाश असली डॉक्टर बूसार्ड की लाश है, जो कि बकी से पूछताछ करने वाला था। उस होटल में पुलिस को एक और नकली चेहरा भी मिलता है, जो कि बकी के चेहरे की ही एक नकल था। मतलब जीमो ने खुद की ही पोल खोल दी थी कि जीमो ने ही वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है और बकी का नाम फंसाया गया है, ताकि सभी को इस तलाश करते हुए साइबेरिया पहुंच जाए। और जब टोनी को ये खबर मिलती है तब उसे स्टीव की बातों का ध्यान आता है और टोनी स्टीव के पास जाने का फैसला करता है ताकि टोनी स्टीव की मदद कर सके। में जाकर सेक्रेटरी रॉस को जीमो के बारे में बताता है, उस पे ध्यान ही नहीं देते। तब फिर टोनी जेल में जाकर सैम से मिलता है, बूसार्ड के बारे में भी बताता है। टोनी स्टीव की मदद करना चाहता है, इसीलिए बता देता है कि स्टीव और बकी साइबेरिया गए हुए हैं। और फिर टोनी बिना रॉस को बताए हुए साइबेरिया खुद निकल जाता है और फिर टचाला भी छुप के अपने प्लेन से टोनी का पीछा करता है। उधर जीमो हाइड्रा पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो सबसे पहले बकी के खिलाफ सबूत ढूंढता है और फिर तलाश करने पर जीमो को एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और उसके बाद जीमो उन 5 विंटर सोल्जर को भी मार देता है। फिर कुछ ही घंटों बाद स्टीव और बकी भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद ही टोनी भी वहां पहुंच जाता है और फिर उसका पीछा करते हुए टचाला भी वहां आ जाता है, उससे हाथ मिला लेता है और फिर वो तीनों मिलकर उन जीमो और उनके सुपर सोल्जर को भी ढूंढता है। फिर उन्हें वो सुपर सोल्जर मिल जाते हैं
और फिर उनके सर में गोली लगी हुई रहती है और वो मर चुके होते हैं। और फिर ज़ीमो सामने आता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें उसको सुपर सोल्जर से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और ही है। और स्टीव ये समझ जाता है कि ज़ीमो सोकोविया का रहने वाला है और वो अपने मकसद के लिए ये सब कर रहा है। और उधर टचाला ये सब सुन रहा था और टचाला को ये सब सुन के ये पता लग जाता है कि उनके पाप को बकी ने नहीं बल्कि ज़ीमो ने मारा था। और फिर ज़ीमो ने उन्हीं के माँ बाप को मारा था। ये देख के टोनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और टोनी स्टीव से ये पूछता है कि उसको इसके बारे में पहले से ही पता था। पहले तो स्टीव इससे फिर बाद में स्टीव हाँ बोल देता है। स्टीव को ये बात 2 साल पहले से ही पता चल जाता है कि बकी ने हावर्ड स्टार और उसकी बीवी को मारा था। और स्टीव अपने दोस्त को और टोनी को ये सब पता लगते ही स्टीव पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बकी की जान लेने पे तुल जाता है। स्टीव टोनी से ये कहता है कि बकी ने उसके माँ बाप को जान के नहीं मारा, क्योंकि बकी का दिमाग हाइड्रा के कंट्रोल में ही था। फिर भी टोनी बकी से अपना बदला लेना चाहता था और फिर स्टीव हर हाल में बकी को टोनी से बचाना चाहता था। इस वजह से टोनी स्टीव से करता है और फिर उन तीनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और आर्क रिएक्टर को तोड़ने की कोशिश करता है। टोनी अपने आर्क का बना हुआ होता है। टोनी जैसे ही तभी स्टीव अपने शील्ड से मार के टोनी का आर्क रिएक्टर तोड़ देता है, जिससे कि टोनी का सूट पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर बकी और स्टीव वहां से जाने लगते हैं। फिर टोनी स्टीव से कहता है कि वो शील्ड उसके पिता ने बनाई है और स्टीव उसके लायक नहीं है। इसीलिए स्टीव वो शील्ड छोड़कर वहां से निकल जाता है और टोनी वो शील्ड अपने पास रख लेता है। और दूसरी तरफ ज़ीमो बहुत खुश रहता है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था एवेंजर्स को आपस में लड़वा के। और तभी टचाला ज़ीमो के पास आता है और ज़ीमो टचाला को अपने परिवार की मौत के बारे में उसे बताता है। ज़ीमो का मकसद अब पूरा हो चुका होता है, इसलिए ज़ीमो अब सुसाइड करना चाहता है। बट टचाला को भी ये बात समझ आ जाती है कि बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। इसीलिए टचाला ज़ीमो और फिर कुछ समय बाद स्टीव उस अंडर वाटर जेल में जाता है और वहां के गार्ड से लड़ाई करके अपने दोस्तों को भी बचा ले आता है और वो सभी लोग और दूसरी तरफ टोनी रोडी की पैरों के लिए एक मशीन बनाता है ताकि रोडी वापस से फिर चल सके, क्योंकि रोडी का पैर पैरालाइज हो गया था। तभी टोनी को